बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 11, जिस चैप्टर का नेम है जी हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स, तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 11.1, जिसकी स्टेटमेंट है कि वाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर इज़ ज़ीरो बट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज इज़ नॉट ज़ीरो। क्वेश्चन में कहता है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है गैस, तो गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, लेकिन अगर हम उसी वेलोसिटी का स्क्वायर लें और फिर एवरेज देखें तो वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आती। तो ऐसा क्यों है? तो हमने स्टूडेंट्स उसकी रीज़न बतानी है। तो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग लेक्चर आपको बताया गया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो क्या होती है, रैंडमली। अब कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो क्या है, रैंडमली है। तो स्टूडेंट्स, जिस टाइम गैस का एक मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा होगा, उसी टाइम गैस का एक मॉलिक्यूल वर्टिकली डाउनवर्ड भी मूव कर रहा होगा। इसी तरह से अगर कोई एक मॉलिक्यूल लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहा है कंटेनर के अंदर, तो गैस का एक मॉलिक्यूल उसी टाइम राइट साइड पे भी मूव कर रहा होगा। अब हम जानते हैं कि राइट साइड की डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ़्ट साइड को नेगेटिव। इसी तरह वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो हम यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली मोशन को कंसीडर कर लेते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस टाइम गैस का एक मॉलिक्यूल वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v मूव कर रहा होगा, तो वो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, v पॉजिटिव। और उसी टाइम जो मॉलिक्यूल गैस का वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v नेगेटिव। तो हम एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का एवरेज। तो प्लस v माइनस v से कैंसिल हो जाएगा, रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। अब हम बात करते हैं कि जब वेलोसिटी का स्क्वायर लें और फिर एवरेज लें तो फिर रिज़ल्ट ज़ीरो आता है कि नहीं आता। तो स्टूडेंट्स, अगर इसी फार्मूले में हम देखें कि जब आप पॉजिटिव v का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब आप नेगेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर नेगेटिव को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इस तरह से ओवरऑल रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी, ऐड, तो रिज़ल्ट ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 11.2 की स्टेटमेंट देखते हैं कि वाई डज़ द प्रेशर ऑफ गैस इन अ कार टायर इंक्रीज व्हेन इट इज़ ड्राइवन थ्रू सम डिस्टेंस। कहता है कि जब आपकी कार कुछ डिस्टेंस कवर करती है तो उस कार के टायर में जो हमारे पास गैस है उसका प्रेशर इंक्रीज़ क्यों हो जाता है। तो उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर देखिएगा और याद रखें कि जब आपकी कार कुछ डिस्टेंस कवर करेगी तो कार के टायर और रोड के बिटवीन क्या है, फ्रिक्शन। तो उस ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ पे क्या होगा, वर्क होगा। और हम जानते हैं कि ड्यू टू फ्रिक्शन वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो नेगेटिव वर्क होगा ये इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा, यानी कि जो हमारे पास टायर के अंदर गैस है उस पे ये नेगेटिव वर्क किस फॉर्म में होगा, हीट की फॉर्म में हो रहा होगा। अब क्योंकि कार के टायर का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो ये जो नेगेटिव वर्क उसके ऊपर हो रहा है उसकी वजह से उस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो रैंडमली मोशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हीट की वजह से जब उसकी मोशन इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है कि उस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, या हम सिंपल कह सकते हैं कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यही आंसर हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। 11.3 की स्टेटमेंट है कि अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम स्टेट P1 V1 टू स्टेट P2 V2 एज शोन फिगर, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपको दी गई है जिसमें 2 स्टेट्स बताई गई हैं। P1 V1 स्टेट, यानी कि P1 प्रेशर क्या है, हाई, और वॉल्यूम स्टेट पे क्या है, लो, V1। इसी तरह सेकंड स्टेट दी गई है जिस पे हमारे पास प्रेशर क्या है, लो, P2, और वॉल्यूम क्या है, हाई, V2। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये एक कंडीशन पे हम यहाँ पे एक्ट करवा रहे हैं, जो कि हमारे पास कंडीशन क्या है कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये वो कंडीशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इस कंडीशन पे आपने बताना है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज
क्या होगा। तो उसने याद रखिएगा कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, और इंटरनल एनर्जी में अगर हम चेंज देखें तो कांस्टेंट का चेंज क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसी क्वेश्चन के आंसर को हमने यहाँ पे इसी तरह से राइट किया हुआ है कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट द टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट विच मीन्स इंटरनल एनर्जी इज़ आल्सो कांस्टेंट। As it depends upon temperature, so there will be no change in internal energy. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जी 11.4, जिसकी स्टेटमेंट है वेरिएशन ऑफ द वॉल्यूम बाय प्रेशर इज़ गिवन इन फिगर। अ गैस इज़ टेकन अलोंग द पाथ ABCDA, ABCA एंड A2A. व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायग्राम है ABC। अगर ए डायग्राम की बात करें PV डायग्राम में तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका पाथ क्या है A to B, B to C, C to D और D to A। तो ABCDA ये हमारे पास एक क्लोज पाथ है। इसी तरह से सेकंड हमारे पास PV डायग्राम में देखें तो ABCA पाथ है और थर्ड में हमारे पास क्या है A to A है। तो अब इसमें हमारे पास वो पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो जहाँ से हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे वहीं पे हमारे पास क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो पाथ क्या है, क्लोज। तो इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की ज़ीरो होगी। तो इसी को हम यहाँ पे आंसर के फॉर्म में लिखते हैं कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ ज़ीरो इन ऑल केसेस। ऑल ऑफ दीज प्रोसेस आर साइक्लिक, सो द system returns to its initial state after each cycle, hence the internal energy of the system does not change. उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी 11.5, जिसकी स्टेटमेंट है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वाई, यानी कि CP जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और CV क्या होते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो कहते हैं CP जो है ये ग्रेटर क्यों है CV से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है कि अगर हम दो यहाँ पे केस ले लें जिसमें हमारे पास एक होगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा क्या होगा एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पहले हम थोड़ा सा एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम को समझ लेते हैं। तो ये उस कांस्टेंट वॉल्यूम की हमारे पास डायग्राम है कि एक सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास सारी क्या होगी, गैस, और ये हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस केस में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें और सिस्टम को अगर हम हीट प्रोवाइड करें, अब हम इतनी हीट सिस्टम को प्रोवाइड करें कि हमारे पास इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन इंक्रीज़ हो जाए। तो 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए सिस्टम को जो भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इस सिस्टम को डेल्टा Q ये इतनी हीट प्रोवाइड करूं कि इसका टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो जाए, 1 केल्विन तक इंक्रीज़ हो जाए, तो हम लेट कर लेते हैं कि वो जो हमने हीट यहाँ पे प्रोवाइड की है वो कितनी है, 10 जूल है, या आप 12 जूल कंसीडर कर लें। अब इसी तरह इस सिस्टम के अंदर हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम जानते हैं वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो मतलब पिस्टन जो है वो सराउंडिंग पे वर्क नहीं करेगा। तो इस केस में हमारे पास जो हीट कंसीडर की गई है, वैसे तो आप वहाँ पे चेक कर रहे होंगे ना, आप वहाँ पे स्केल या थर्मामीटर यूज़ करके वहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को चेक कर रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि वो हीट कितनी थी जो हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है, 10 जूल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आप 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए इस सिस्टम में हीट प्रोवाइड करेंगे जिसमें प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। इस केस में आपने क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए जब आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हीट उतनी नहीं होगी जितनी हमारे पास सेकंड केस में थी। क्यों स्टूडेंट्स, वजह क्योंकि इसमें आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जैसे ही आप यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे तो प्रेशर में तो चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा तो प्रेशर में भी चेंज आएगा और पिस्टन जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने प्रेशर को इंक्रीज़ नहीं करना बल्कि हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ से हमें हीट को ज़्यादा करना पड़ेगा। जब हम हीट ज़्यादा करेंगे तो पिस्टन वर्टिकली अपवर्ड एक्सपेंड करेगा और इसका मतलब वो सराउंडिंग पे वर्क किया है। तो सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया है, जिसकी वजह से जब आपने हीट बढ़ाई
तो सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, तो जिसकी वजह से प्रेशर क्या कर जाएगा, बैलेंस कर जाएगा, और प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हमने देखा कि हमें हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है, और जिसकी वजह से पिस्टन एक्सपेंड कर गया, मीन्स कि वो सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। तो इस तरह यहाँ पे जो हीट हमने प्रोवाइड की है वो तकरीबन हमें, जब हम तो वैसे प्रेशर को मेजर करने के लिए और टेम्परेचर को चेक करने के लिए वहाँ पे डिवाइस यूज़ करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कंसीडर करके बता रहा हूँ। तो ये जो हीट होगी ना प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए, ये आपको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो पिछले केस में हमारे पास सेकेंड केस में हीट हमने कंसीडर की थी 10 जॉल, और यहाँ पे आपको 12 या 13 जॉल कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आपको एट अ कांस्टेंट प्रेशर के केस में हीट ज़्यादा प्रोवाइड सिस्टम को करनी पड़ती है, जिसकी वजह से सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करता है, और इस तरह से आपके पास CP जो है वो CV से ग्रेटर रहता है। तो यही आपके पास यहाँ पे रीज़न लिखी हुई है, तो इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है 11.6, जिसकी स्टेटमेंट है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज़ ट्रांसफर्ड टू आर फ्रॉम द सिस्टम बट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस। तो कहता है कि आप एक एग्जांपल दें ऐसे प्रोसेस की जिसके अंदर हीट ना तो एंटर की जाए और ना ही उससे सिस्टम से लीव की जाए, बल्कि टेम्परेचर जो है सिस्टम में वो चेंज रहे, लेकिन हीट जो है वो ना तो सिस्टम से बाहर निकले और ना ही सिस्टम में ऐड की जाए। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी बहुत आसान है कि हमारे पास एक एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ना तो हीट ऐड की जा सकती है और ना ही सिस्टम से हीट लीव होती है, बल्कि टेम्परेचर चेंज रहता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो Q हमारे पास क्या है, हीट 0, तो डेल्टा U प्लस W आ जाएगा, और यहाँ से डेल्टा U इस तरफ आएगा तो नेगेटिव, और अगर हम वर्क को इस तरफ लेके आएँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास फर्स्ट ये वाली पॉसिबिलिटी देखें कि माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क, तो ये बन जाएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि वर्क पॉजिटिव का मतलब है कि बाय द सिस्टम वर्क हुआ है। बाय द सिस्टम हम वर्क क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो जब बाय द सिस्टम वर्क हम पॉजिटिव लेंगे तो इस टाइम हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, और नेगेटिव इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी, तो इसका मतलब अब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो ऑन द सिस्टम, तो ऑन द सिस्टम के लिए वर्क क्या होता है, नेगेटिव। और जब आप सिस्टम पे वर्क करते हैं तो इसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए डेल्टा U के साथ साइन क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसकी एग्जांपल उसने पूछी थी, तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि रैपिड एस्केप ऑफ द एयर फ्रॉम द बर्स्ट टायर, और दूसरी आप दे सकते हैं क्लाउड फॉर्मेशन इन द एटमॉस्फेयर। 11.7 की स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। Yes, it is possible to convert internal energy into mechanical energy. तो when a gas is allowed to expand adiabatically, अभी हमने adiabatically एक्सपेंशन का केस देखा है जिसके अंदर पिस्टन क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ का मतलब क्या है, नेगेटिव डेल्टा U। तो इस तरह हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कौन सा प्रोसेस होगा जी, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन। तो वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो इसमें हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा U के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई है मैकेनिकल एनर्जी में। 11.8 की स्टेटमेंट देखते हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन व्हाट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू एटमॉस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब आप कॉर्नेट साइकिल पढ़ रहे थे तो उस टाइम साइड इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ आपको बताई गई थी, लॉर्ड केल्विन थ्योरी वाला पॉइंट। तो वो कहता है कि क्या ये मुमकिन है कि एक हीट इंजन जो है वो हीट को एटमॉस्फेयर पे एक्सपेल ना करे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो हीट को एक्सपेल नहीं करेगा एटमॉस्फेयर में तो इसका मतलब होगा कि उस सिस्टम की एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, 100%, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो ये क्या हो जाएगी, अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब होगा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की यहाँ पे वायलेशन होगी। तो हम कहेंगे कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। 11.9 की स्टेटमेंट है
कि अ थर्मोस फ्लास्क कंटेनिंग मिल्क एज अ सिस्टम इज़ शेकन रैपिडली डज द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क राइज। कहता है कि अगर हमारे पास एक थर्मो फ्लास्क है जिसके अंदर क्या है जी, दूध, मिल्क है, वो एक हमारे पास पूरा क्या बन गया, सिस्टम बन गया। अगर हम उस सिस्टम को फिर रैपिडली क्या करें, हिलाएं, तो फिर आप बताएं कि उसमें जो मिल्क है उसका टेम्परेचर क्या बढ़ जाएगा? जी बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि थर्मोफ्लास्क हमारे पास जो उसकी बाहर की साइड्स होती हैं, वॉल्स होती हैं, वो इंसुलेटर से बनी होती है, जिसकी वजह से ना तो हीट अंदर जा सकती है और ना ही हीट बाहर आ सकती है। तो जब आप उसको हिलाएंगे, शेक करेंगे, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मींस कि आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ करने से टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, समझा हमने आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 11.10, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट हैपन्स टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम व्हेन एन एयर कंडीशनर इज़ लेफ्ट रनिंग ऑन अ टेबल इन द मिडल ऑफ द रूम। कहता है कि हमारे पास एक रूम के सेंटर पे टेबल है, जिस टेबल पे एक एयर कंडीशनर रखा गया है। तो जब आप उसको ऑन करते हैं तो फिर आपके रूम के टेम्परेचर पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपने टेम्परेचर को डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहाँ पे जो एयर कंडीशनर यूज़ किया जा रहा है वो विंडो एयर कंडीशनर की बात की जा रही है। तो आप जब इसको ऑन करेंगे तो सेम टाइम पे ये हीट को रिजेक्ट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर जो है वो रूम का अनचेंज रहेगा। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब आपका एयर कंडीशनर ऑन होगा, रनिंग में होगा, तो इसके जो पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स के बिटवीन फ्रिक्शन होगी। तो ड्यू टू फ्रिक्शन वहाँ पे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ओवरऑल जो हमारे पास हीट का इफ़ेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो स्लाइटली इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि ओवरऑल हीट इंक्रीज़ हो जाएगी ना, तो फ्रिक्शन की वजह से। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट लेंगे वो स्लाइटली इंक्रीज़ कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसकी जस्टिफिकेशन आप यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं 11.11 की तरफ। कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी, इफ़ सो गिव एन एग्जांपल। तो बिल्कुल मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी। तो अगर हम फर्स्ट लॉ को यूज़ करें, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है, ज़ीरो। तो अगर इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है तो वर्क जो है वो हीट के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कम्प्लीटली तौर पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। किस प्रोसेस में जी, आइसोथर्मल प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 11.12, कहता है डज एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से आपने बताना है कि क्या सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज़ हो सकती है या डिक्रीज़ हो सकती है। जी बिल्कुल, सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। हम रिलेशन जानते हैं एंट्रोपी का, डेल्टा एस इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। तो यहाँ पे देखें, ड्यू टू फ्रिक्शन सम मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। अब डेल्टा क्यू हीट है ना, तो इसका मतलब अगर हीट हमारे पास यहाँ पे बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो सिस्टम की एंट्रोपी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। 11.13 है क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो फ्रेंड्स ये भी हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ द आइस। अब इसमें देखें कि हमारे पास एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। वजह, क्योंकि आइस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो सराउंडिंग से हमारे पास जो आइस होती है ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट प्रोसेस है ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंट्रोपी का इंक्रीमेंट। तो अगर हमारे पास सिस्टम या आइस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है सराउंडिंग से, तो इसका मतलब है कि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी एंट्रोपी चेंज होगी, और वो कैसी है, इंक्रीजिंग चेंज है। तो इसमें सेकंड एग्जांपल आप दे सकते हैं कि रबिंग योर हैंड्स टुगेदर, और थर्ड एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम सन टू अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11.14 है। तो ये हमारे पास MCQs बेस है, जिसमें हमारे पास बुक से आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। इस तरह 11.15 में डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगी, और 11.16 में बीटा ऑप्शन करेक्ट होगी। तो ये आप क्वेश्चन बुक से ख़ुद देख सकते हैं।
तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। और अगर स्टूडेंट्स आप इस फ़ाइल का PDF चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करें, PDF फ़ाइल जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।